जिस दिन मुख्तार अंसारी जी का जनाजा निकला, वो भीड़, वो लोग, वो तादाद अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि वो मसीहा थे कि अपराधी। तभी जेपी नड्डा जी की भी गाड़ी, वो भी माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आके अपने आप को सेफ। हम यादव हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हम अखिलेश यादव का ही वोट डालेंगे। कांग्रेस और सपा गठबंधन की, और यहाँ से माननीय अजय राय जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। इस बीच हम लोग एक कड़ी में और हम लोग आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, चूँकि अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव आशू जी मौजूद हैं। और आपको हम बता दें, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के बहुत करीब और खसम-खास बताए जाते हैं। तो ऐसे में 2024 समाजवादी पार्टी गठबंधन को देखते हुए क्या काशी से मतलब विजयी होता है या काशी में कितना इनकी मतें आती हैं, हम इस पे तमाम तरह की मतलब रणनीतियों पर और राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आशु जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। अब अखिलेश यादव ने गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितना हद तक अचीव कर पाएगी? समाजवादी पार्टी देखिए एक ऐसी पार्टी है जो बातों पे कम और काम पे ज़्यादा ध्यान देती है। काशी ही नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे तो आज जो 10 सालों से बीजेपी जो भुना रही है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है। जो उन्होंने अपने 5 सालों के कार्यकाल में किया है, आज भी उसको योगी जी फीता काट के और अपना नाम ले रहे हैं। और जनता ये सब कुछ जानती है कि कौन काम करने वाला है और कौन बहाना बनाने वाला है। तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस और सपा गठबंधन की, और यहाँ से माननीय अजय राय जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो एक दूसरे से मिले हैं, इससे बड़े स्तर पे बीजेपी में घबराहट है और उथल पुथल मची है। वो अभी तक सीटों का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस सीट पे हम किस प्रत्याशी को लड़ाएं जो कांग्रेस और सपा को हराए। उनके सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप देख लीजिए, गाजीपुर में अभी उन्होंने सीट का वितरण नहीं किया है कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। आप देख लीजिए तो और भी तमाम 2-3 जगहें हैं जहाँ पे वो सीटें फंसी हैं, और तमाम जगहों पे जबकि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान फील्ड में आगे जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जनता भी ये जान रही है कि ये प्रत्याशी जो लड़ रहा है समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के गठबंधन में, वो हमारे सुख दुख का साथी है। क्योंकि आप युवा हैं तो युवाओं को किस तरह से आप रिझाने का प्रयास करेंगे कि ताकि हमारी जनमत में मतलब सरकार बन सके, कैसे इसको प्रभावित करेंगे? देखिए, हम लोग रिझाते नहीं हैं, रिझाने वाला काम तो बीजेपी करती है। हम लोग काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही, अखिलेश जी ने जितना रोजगार युवाओं को दिया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। आप देख लेंगे कि बीजेपी सरकार में जितनी भी नौकरियां आई, सारे पेपर लीक हो गए। लीक क्यों हुए? लीक होने का मात्र एक कारण रहा है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि नौकरी किसी को हम ना दें, और पेपर निकाल के खुद पेपर लीक करवाते हैं और नौकरी ना देने का एक बहाना खोजते हैं। नहीं, ये जो पेपर लीक का मामला, ये तो टेक्निकल है, कभी भी किसी के भी सरकार में हो जाता है। मतलब पर्टिकुलर एक ही सरकार को ये हिट क्यों करना? जैसे एक बार पेपर लीक होता तो समझ में आता है कि नहीं, एक बार पेपर लीक होता है। कई बार, बार मतलब 4-5 बार जब भी आप पेपर कराने जा रहे हैं तो आपका पेपर लीक हो जा रहा है। तो अगर आपके पास उतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पूर्व की सरकार में कई सारी नौकरियाँ दी, कई युवाओं को नौकरियाँ दिए, जैसे उन्होंने मेरिट बेस पे नौकरी सबको दी कि जिसका इंटर हाई स्कूल में अच्छा मेरिट रहे, जो दौड़ने धूपने में अच्छा हो, जो मेहनत कर रहा हो, जो गांव देहात का, जो शहर का लड़का हो, जो मेहनती हो, उसको नौकरी मिले। आज लोग जाके फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फॉर्म तक भर रहे हैं। उसके बावजूद जब तैयारी करने के बाद बच्चा परीक्षा हॉल में जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो इससे बड़ा दुख का और कष्ट का कारण कुछ नहीं हो सकता। जो मेधावी छात्र है, जो मेहनत कर रहा है, और उसका इस तरीके से पेपर लीक होते होते तो उसका पूरा जीवन ही गुजर जाएगा। वो कब नौकरी पाएगा, कब मेहनत करेगा और कब जनता की सेवा करेगा। पूर्व में भी गठबंधन था राहुल गांधी जी के साथ। काशी में गोदौलिया चौराहे पर तारों के नीचे से उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया था, तो हार का सामना करना पड़ता। क्या आपको लगता है कि इस बार भी आप विजयी हो पाएंगे? देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन पूर्व में हो सकता है कि जनता
ने कुछ सोचा होगा, या ये लोकतंत्र है तो सारी चीज़ें हार जीत लगी रहती है। लेकिन इस बार हम लोग का जो तैयारी है वो बड़े स्तर पे तैयारी है, और सभी लोग सपा से लेके कांग्रेस से लेके सब लोग मजबूती से फील्ड में उतर चुके हैं, और दमदारी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं और जिता के भी दिखाएंगे। अजय राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं तब से कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो पाला बदल रहे हैं, मतलब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। नहीं, पाला बदलने की अगर जहाँ तक बात की जाए तो पाला तो बीजेपी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाला बदल रहे हैं। तो पाला जिसका आदत है पाला बदलना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश जी ने कई लोग जो कभी 10 वोट नहीं पा पाता था, जो अपने ग्राम क्षेत्र में या उस तरीके से जिसका प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसकी पहचान नहीं थी, माननीय अखिलेश जी ने उनकी पहचान बनाई, और आज वो विधानसभा से लेकर लोकसभा में दहाड़ रहे हैं। तो अखिलेश जी की ही देन है। तो ऐसा नहीं, जिसकी पाला बदलने की आदत है उसको कोई रोक नहीं सकता। बाकी हम लोग जैसे ईमानदार कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता जो अखिलेश जी के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग मजबूती से मैदान में उतरे हैं और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। हम आपके ही युवा प्रत्याशी अमन यादव जी की बात करें, वो तो ऑन कैमरे पर रो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी कोई इज्जत नहीं करती है, हमारा कोई सम्मान नहीं करती। नहीं, अमन भाई देखिए एक जुझारू नेता है और वो समाजवादी पार्टी का अपमान कर ही नहीं सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जरूर बोल सकते हैं। तो हर पार्टियां में वो ये बोल रहे हैं कि हम यादव हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हम अखिलेश यादव का ही वोट डालेंगे। नहीं, अब वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उसके विषय में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन तमाम अमन यादव नहीं, तमाम बहुत सारे नेता हैं जो संघर्षशील है, मेहनती हैं, जो जिनकी अखिलेश यादव में आस्था है, वो कभी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानता है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं, नौजवानों का भविष्य छिपा हुआ है। और समाजवादी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएगी उस दिन आप देखेंगे कि विकास की लहर दौड़ पड़ेगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं कि 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। मतलब जितनी तेज़ी से, मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनता है या यूपी की जो जनता है, स्वागत तो बड़े अच्छे से करती है, फिर विदाई भी बहुत अच्छे से करती है। तो वो ये बोल रहे हैं आप तो कि मतलब अब वर्तमान सरकार के लोग बोल रहे हैं कि अब उनका ही दांव उन्हीं पर लागू हो जाएगा। नहीं, कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बनना है। तो जो ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उन्हीं का दाव उन्हीं पे लागू हो जाएगा, वो समय बताएगा कि किसका दाव किस पे लागू होगा। और इस बार जो माननीय अखिलेश जी ने जो कहा है वो सत्य साबित होने वाला है, और 2024 में आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही, किसकी नहीं। मैं तो ये जान रहा हूँ कि हर वर्ग इनसे परेशान है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित, सब लोग इनसे परेशान चल रहे हैं। काशी को आप देख लेंगे तो इन्होंने कहा है कि मैं क्योटो बना दूंगा। क्योटो क्या, ये टोटो का जाम बन के रह गया है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि जब भी मोदी जी आते हैं तो करोड़ों की योजनाएं दी जाती हैं कि इतने 100 करोड़ तो इतने करोड़ की योजनाएं, 1000 करोड़ की योजनाएं काशी को दी गई। लेकिन वो पैसा फंड आ रहा है, वो पैसा कहाँ विकास में जा रहा है पता ही नहीं चलता है। कितने करोड़ रुपए यहाँ पे आए होंगे फंड के नाम पे, लेकिन जाम की वही स्थिति है। जगह जगह गड्ढा, जगह जगह जाम, जनता त्रस्त है, और यहाँ के सांसद और यहाँ के प्रतिनिधि मस्त हैं। अभी आपने क्योटो का ही नाम लिया कि अभी वर्तमान में अखिलेश यादव ने मतलब ट्वीट किया है जेपी नड्डा के गाड़ियों को लेकर। तो वो बोले कि क्योटो शहर देखने के लिए क्या उनकी गाड़ी मतलब बनारस में आई थी क्या? देखिए, यहाँ पे जो योगी सरकार की कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जो भी बाहर के अपराधी हैं या जो भी अपराध करते हैं वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में आके सेफ फील करते हैं। तभी जेपी नड्डा जी की भी गाड़ी, वो भी माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आके अपने आप को सेफ फील कर रही थी। अब चीज़ें हैं कि भाई जो जहाँ से अगर जाने को तो बहुत जगहों पे जा सकते थे, लेकिन वो कहीं न कहीं अगर काशी में आए हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अपने आप को सेफ फील करते हुए यहाँ पे लाए होंगे। अच्छा, आपने बोला कि जितने भी अपराधी हैं वो यूपी में आ जाते हैं, तो एक चीज़ बताइए, जिस तरह से मुख्तार अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो मतलब अपराधी हैं कि मसीहा हैं? मुख्तार अंसारी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपराधी नहीं कहा जा सकता है कि जो जनता का 5 बार लगातार प्रतिनिधित्व किया हो, 5 बार विधायक रहा हो, 3 बार जेल से चुनाव जीता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जनता के बीच में अगर उनके लोग रहे होंगे, जनता के बीच में वो रहे होंगे, उनके सुख दुख को बांटा होगा, तभी वो विधायक बनते चले आ रहे होंगे। नहीं तो आज की डेट में कहाँ कोई एक प्रधानी का चुनाव, एक बीडीसी का चुनाव तो कोई जीत नहीं पा रहा है। विधानसभा तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप उस व्यक्ति को कैसे अपराधी घोषित कर सकते हैं? और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो अपराधी तो बहुत सारे लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। एक वर्ग को आप प्रश्रय दे रहे हैं और दूसरे को
मसीहा से माफिया बना रहे हैं, तो ये तो जो मीडिया वाले हैं या जो उस तरीके के लोग हैं जो दोयम दर्जे की राजनीति करते हैं, तो कहने वाले तो बहुत सारे लोग बहुत लोगों को बहुत कुछ कहते हैं, कहने को कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन मुख्तार अंसारी जी का जनाजा निकला, वो भीड़, वो लोग, वो तादाद अपने आप में बताने के लिए काफ़ी थी कि वो मसीहा थे कि अपराधी थे। अच्छा, हम ये जानेंगे, चूंकि चुनाव जब आता है, मतलब जब भी चुनाव आता है, नज़दीक आता है, तो अखिलेश यादव जो है कभी टोपी धारण कर लेते हैं, कभी चादर धारण कर लेते हैं। क्या लगता है कि अब 2024 अब जब नज़दीक आ गया है राम मंदिर बनने के बाद, तो अब गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे? देखिए, ये धारण ओढ़ करने वाली प्रथा ये बीजेपी की है। हम लोग धारण नहीं करते हैं। हम लोग शुरुआत से ही जो चीज़ें हमारे में है वो हम करते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी हों, चाहे हम लोग हों, चाहे जो भी जिनका परिवार है, अखिलेश जी का परिवार शुरू से पूजा पाठ करता है, मंदिर आता जाता है, लेकिन हम लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अब मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और उसका मीडिया बाइट दूं और मीडिया से रिकॉर्डिंग करा के टीवी में चलवा दूं। इफ्तार पार्टी, सुनिए, इफ्तार पार्टी का तो बाकायदे मीडिया में प्रमोशन आता है। ये चलाने वाले, देखिए, चलाने को कोई कुछ चला सके, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपना नहीं ना चला रहा हूँ। मैं मंदिर जा रहा हूँ तो आप उसको नहीं चला रहे हैं, मैं इफ्तार पार्टी कर रहा हूँ तो आप उसको चला दे रहे हैं। तो अगर वो तो मीडिया के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको चला रहे हैं। आपको मैं बताऊं तो ये आपके समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होता है। तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे पोस्ट होता है, तो आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी का मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हम लोग सर्वधर्म सम। अभी तक राम मंदिर नहीं गए अखिलेश यादव? राम मंदिर तो हम जाएंगे। राम मंदिर सबका है, वो आस्था का केंद्र है, वो ना कि बीजेपी का है। और दरअसल बीजेपी वाले जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बना के उसका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या राम हमारे नहीं है? सीता हमारी नहीं है? माता नहीं है? लक्ष्मण जी हमारे नहीं हैं? बाबा विश्वनाथ हमारे नहीं हैं? क्या वो हमको कहेंगे तभी हम वहाँ जाएंगे? मेरा जब इच्छा होगा, हमको जब लगेगा मेरे प्रभु हमारे आराध्य में जाऊँगा। अभी आप अगर बता दें, शंकराचार्य जी लोग, ये लोग कहते हैं अपने आप को सबसे बड़े हिंदू का ठेकेदार और सारी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मंदिर अर्धनिर्मित था और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका शादी विवाह हुआ हो। शंकराचार्य जी लोग मुद्दों की बात करते रह गए, हिंदू धर्म की बात करते रह गए, सनातन की बात करते रह गए। उनकी चीज़ों को आप दरकिनार कर दिए, उनको आप राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए, देशद्रोही घोषित कर दिए। तो जो बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं अगर हो पाएगा तो वो देशद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है। अगर हम उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो समझ लीजिए कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। तमाम लोग राम मंदिर आंदोलन में अपना जान गंवाए, लेकिन आपने कितने लोगों को बुलाया? आप सिर्फ वहाँ पे फिल्म स्टार वो तो बड़े लोगों को आपने बुलाया। सुनिए, वो तो यही बोल रहे हैं कि आपके ही पूर्व में जो नेताजी थे उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, और इस बात का प्रमाण जो है वर्तमान में जो मतलब अब तो उसने मतलब रिटायरमेंट ले लिया है कि, और वो ऑफिसर बोलता है कि नहीं, उन्हीं के आदेश पर मतलब गोलियां चलाई गई थी। नहीं, ये देखिए गलत आरोप है और ये आरोप निराधार है कि मुलायम सिंह यादव जी ने किसी के ऊपर गोलियां चलवाई। हाँ, जो बड़े पद पे रहता है, बड़े पद पे आसीन रहता है, तो कभी कभार देश में, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए कुछ हमको ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जिससे कि देखा जाए कि क्या प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, क्या हमारे हित क्या हो सकता है। आप देखेंगे मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहते हुए जो शहीदों का बॉर्डर पे 100 नहीं आता था, मुलायम सिंह जी नेताजी की ही देन है कि आज जो घरों में 100 सबका शहीदों का जा रहा है। नेताजी ने तमाम अच्छे काम किए हैं जो जनता, देश और सबके हितों के लिए लेके किया। लेकिन आप उसको प्रोपेगेंडा बना के गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नेताजी ऐसे रहे हैं, तो नेताजी तो किसी का कोई मुंह नहीं रख सकता। लेकिन हम लोग भाई जनता के हितैषी हैं, शोषित वंचितों के सुख दुख में काम आने वाले हैं। और राम जी के यहाँ जब जाना होगा, मैं अपने आस्था से जाऊँगा, अपने विश्वास से जाऊँगा। हमको बीजेपी वाले नहीं बताएंगे कि आप आइए चाहे आप नहीं आइए। आप हमको कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? आपका वो पर्सनल घर है क्या? वो तो सबका है। मैं अपने इच्छा अनुसार दूंगा। आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं जैसे आपका वो पर्सनल घर हो। उसका आंदोलन के लिए लड़ाई शंकराचार्य ने लड़ा, मुकदमा शंकराचार्य जी लोग लड़ रहे थे, आप शंकराचार्य जी को दरकिनार कर दिए। तो ये देखिए, ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा बनाते हैं, झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं और जनता के बीच में गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो उसको ठीक है, वो आज नहीं कल झूठ बहुत दिन तक छुपने वाला, जो चीज़ें हैं आज नहीं कल जनता के बीच में आएगा। हम सही हैं या वो सही है, वो कौन सही है, सब कुछ बताएगा, समय बताएगा। चूँकि अब फिर से उसी पॉइंट गाजीपुर वाले मामले पर आते हैं। अभी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा जी, वो मनोज सिन्हा जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मुख्तार अंसारी कितने गोल्ड लाए हैं या कितने उनके पास सर्टिफिकेट हैं, तो उस हिसाब से वे मतलब गाजीपुर विजयी बने?
वो तो जनता तय करेगी ना कि मुख्तार अंसारी का परिवार या अफजाल अंसारी जी जीतेंगे या मनोज सिन्हा जी। या मनोज सिन्हा जी की तो वहाँ बात ही नहीं है, अभी तो बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो हम नहीं कह सकते कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन मुख्तार जी की आप जो बार बार बात कर रहे हैं, तो मुख्तार जी का परिवार का एक देश के आज़ादी में भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके परिवार से, उनके रिश्तेदार से लोग मतलब मानते हैं कि वो मसीहा के श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल आते, वो तो जनता तय करेगी ना भाई, हम थोड़ी तय करेंगे, आप थोड़ी तय, वो तो जनता तय करेगी कि वो मसीहा है कि माफिया है। और जिस दिन उनका जनाजा निकला, जनाजे में ये बताने के लिए भीड़ काफ़ी थी कि वो मसीहा थे कि माफिया थे। तमाम बैरिकेड, तमाम बॉर्डर सील करने के बाद भी उतनी भीड़ वहाँ पे आ गई, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज के डेट में किसी के पास 50 से 100 लोग नहीं जुट पाते हैं। और ये लोग जिस तरीके से मीडिया में प्रदर्शित किए कि माफिया माफिया माफिया, वो दिन समय बताया कि कौन है कौन नहीं है। और जिसके साथ भी गलत होता है, कोई देखे चाहे ना देखे, ऊपर वाले देखते हैं। और आज नहीं कल सबका हिसाब ऊपर वाले ही करते हैं। तो अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। और ज़िंदगी का किसी के कब भरोसा नहीं, कब किसको क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक, लगन के साथ, ईमान धर्म अच्छे से आप काम करिए, बाकी ठीक है, जो होगा। तो ये थे आशु जी, जो पूर्व महासचिव थे समाजवादी पार्टी में। तो हमने चुनावी चर्चा पे तमाम मुद्दों पर बात की। तो ये बोले कि अब गठबंधन में हमारी ही सरकार बनेगी। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।